वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। ये खिचड़ी क्या है? सनातन भोजन है हिंदुस्तान का। मकर संक्रांति पे खिचड़ी खाने का रिवाज इसलिए है कि राजा से लेकर के रंक तक उसका भोजन एक ही हो, एक सा भोजन सारा देश खाए। लेकिन राजनीति में जब खिचड़ी आती है और खिचड़ी मुहावरे की शक्ल अख्तियार करती है तो फिर वो अलग मायने लेकर के आ जाती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? वो कैसे इंडिया गठबंधन का जायका बिगाड़ सकती है? अगर पक रही है तो यह समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी खिचड़ी पक रही है? आज इसको भी हम चर्चा में लेकर के आएंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और पहले हम बिहार चलते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर लालू राबड़ी आवास पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दही चूड़ा के भोज में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे जरूर, लेकिन मेन गेट से नहीं, पीछे के दरवाजे से आए। लगभग 10 मिनट रुके और 10 मिनट लालू राबड़ी आवास पर रुकने के बाद वो फिर बैक डोर से ही पिछले दरवाजे से पैदल निकल गए। उनके साथ ललन सिंह भी चले गए, वही ललन सिंह जिनके हाथ से उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष पद की कमान ले ली है अपने हाथ में। पुराने मित्र हैं, बीच में खटपट सी थी, लेकिन साथ खिचड़ी आए दोनों खाने और फिर साथ निकल गए। हालांकि उनका स्वागत करने के लिए खुद तेजस्वी यादव खड़े थे, तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजस्वी उन्हें बाहर छोड़ने तक भी आए, लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की या मीडिया का सामना करने से बचने की खातिर उन्होंने पिछले दरवाजे से आना ही मुनासिब समझा। अब मीडिया सवाल क्या पूछता और वो क्या जवाब देते, ये इतर मसला है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह नीतीश कुमार की बैकडोर एंट्री और उनका मीडिया को बयान दिए बगैर चले जाना कुछ संकेत दे रहा है। बिहार में खिचड़ी पक रही है, यह बात आप कह सकते हैं। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर पर खिचड़ी के आयोजन की सियासी परंपरा रही है। लालू राबड़ी के घर खिचड़ी के मौके पर कौन जाता है, कौन नहीं जाता है, कौन कितनी देर के लिए जाता है, इसके सियासी मायने निकाले जाते रहे हैं। इस बार तो वैसे भी लालू राबड़ी के घर खिचड़ी का आयोजन 4 साल बाद किया गया। बीच में कोविड का संकट रहा। सबकी निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी थी, वो आते हैं कि नहीं आते हैं। पिछले काफी दिनों से नीतीश कुमार ने यादव परिवार से दूरी बनाई हुई है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही सस्पेंस वाला माहौल रहा। गनीमत ये रही कि नीतीश कुमार लालू यादव के घर पहुंचे, लेकिन उनकी बैकडोर एंट्री ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सबको लगने लगा है कि बिहार में खिचड़ी तो जरूर पक रही है। जो इंडी गठबंधन का जायका है वह यह खिचड़ी बिगाड़ सकती है और यह पक कभी भी सकती है। साफ संकेत है कि इंडी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। बिहार में जिस गठबंधन की शुरुआत हुई, बिहार से ही उसके बिखराव के संकेत दिखने लगे हैं। और यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब यह आपको मैं बारी बारी से बताना चाहता हूं। पूरा जो ये परिदृश्य है, इसको आप देखिए। लालू नीतीश की इस साल की तस्वीरें भी सामने आ गई। दही चूड़ा के भोज के बाद जिस गर्मजोशी से दोनों गले मिलते रहे हैं, वो गर्मजोशी इस साल नदारद रही। अब आपके सामने मैं 2016 की तस्वीर लाने जा रहा हूं। आप इस तस्वीर को देखिए, दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। तब दोनों की सरकार साथ साथ चल रही थी, दोनों साथ साथ थे। और ये जो खुशी है दोनों की, वह आप महसूस कर सकते हैं। साल 2017 की तस्वीर में ये स्माइल थोड़ी कम नजर आई। साल 2017 वही साल था जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला था और बीजेपी के साथ सरकार आगे बढ़ा ली थी। लेकिन दोनों खुश हैं क्योंकि उस समय तक सरकार चल रही थी, खुशी से गले मिल रहे हैं। इस बार दोनों अलग अलग बैठे दिख रहे हैं।
दोनों के चेहरे पर न स्माइल है और ना ही दोनों गले मिलते दिखे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। खिचड़ी के मौके पर 3 सालों की ये 3 तस्वीरें जो बारी बारी से आप देखते रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार और नीतीश कुमार या फिर सरकार चलाने वाली 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। इस पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कैसे ये सवाल आरजेडी को परेशान करने लगा है, आप तेजस्वी यादव को सुनिए। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया। मुस्कान भी वही है, मियाज भी वही है, अंदाज भी वही है। लोगों को सोचने का वो सोचे, और फ्रेम गड़बड़ लोगों को या जिनके परस्त लोगों को कुछ लग रहा है तो उनका छाती ऐसे ही फटता रहेगा। इतनी मीठी थी कि भाजपा भीतर से बलबला रही है। दही की तिलक पारखी ही लोग देखते हैं, सब लोग नहीं देख पाते। ये दृष्टि दोष का ही सियासी गलियारों में चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इंडी गठबंधन को लेकर बिहार में माहौल पहले से बिगड़ा हुआ है। नीतीश कुमार का मूड ठीक नजर नहीं आ रहा है। आप नीतीश कुमार से जुड़ी 4 बातों पर गौर कीजिएगा। मैं बारी बारी से चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन कड़ियों को जोड़ करके आगे जब एक तस्वीर आपको बनती हुई से दिखेगी तो जो मैं कह रहा हूं उसका अंदाज़ा आपको होगा। पहली बात यह है कि खिचड़ी के मौके पर लालू प्रसाद यादव के घर बैकडोर एंट्री करके नीतीश कुमार ने जो बड़ा संकेत दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पिछली वर्चुअल बैठक में जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बना दिया जाए। ये कांग्रेस समेत आरजेडी के लिए भी नई बात थी। इसे नीतीश की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। तीसरी बात ये कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का कन्वीनर बनने से मना कर दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से ही इसे प्रपोज किया गया था। चौथी बात ये कि बीजेपी को लेकर जेडीयू के अंदर काफी खींचतान वाले हालात बने हुए हैं। गठबंधन कहां है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इसको बारी बारी से समझिए। नीतीश कुमार ने पिछले साल जून से ही गठबंधन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उनकी इसी मंशा के साथ बाकी गठबंधन के दल आगे बढ़े और वो ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उन्हें देश के सामने चेहरे के तौर पर यह गठबंधन खड़ा करे, विपक्ष का वो चेहरा बने, उनके चेहरे को मोदी के मुकाबले में ला करके खड़ा किया जाए। बात जून पिछले साल 2023 से लेकर के दिसंबर तक नहीं बनी, यानी कि जब चुनाव नतीजे 3 राज्यों के बल्कि 5 राज्यों के आ गए वहां तक। बेंगलुरु में बैठक हुई, पटना के बाद मुंबई में बैठक हुई, फिर दिल्ली में, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद से विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बिजी हो गई, लगातार बिजी रही। कांग्रेस की व्यस्तता विधानसभा चुनाव नतीजों तक थी और जब नतीजे आ गए 3 दिसंबर को तो कांग्रेस ने आनंद फानंद में 6 दिसंबर को बैठक बुलानी चाहिए, जिस बैठक में नीतीश कुमार ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया क्योंकि हमारे पास अलग अलग काम हैं। अखिलेश यादव ने कमोवेश अपना ऐसा ही कुछ कह दिया कि नहीं, फिलहाल नहीं। कांग्रेस को लग गया कि गठबंधन की ये तमाम नेता नहीं आते हैं तो इस बैठक का मतलब नहीं रहता है, तो तारीख आगे टाल दी गई, बैठक हो गई। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया प्रधानमंत्री पद के लिए और वहीं से नीतीश कुमार को दाल में कुछ काला लगने लगा, उनका पूरा जायका बिगड़ गया। उसके बाद से उनके तेवर और उनका पूरा जो अप्रोच रहा है गठबंधन को लेकर के शुरू से वो बदला। उनको ये लग गया कि शायद मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है और ये लोग मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और यह बात जो है नीतीश कुमार धीरे धीरे कई मंचों से पहले भी नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। नाराजगी उन्होंने जताई थी और उनकी नाराजगी के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बात की थी, लेकिन तब चुनाव चल रहे थे, गठबंधन पर बात नहीं चल रही थी। वो चाहते गठबंधन पर बात चले, समय का इस्तेमाल हो, कन्वीनर बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, चुनाव लड़ने की तैयारियां की जाएं और सारे मोर्चे दुरुस्त किए जाएं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई एक्टिव अप्रोच नहीं था, सिर्फ यह कि चुनाव के बाद हम बात जरूर करेंगे और इस गठबंधन को मजबूत करके नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में खड़ा करेंगे। मगर देर हो गई और अब तो बहुत देर हो गई है। इतनी देर है कि इस दौरान 4 और बातें हुई। पहली बात ये कि विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस तीनों राज्यों में, जो बड़े राज्य थे तेलंगाना को छोड़ करके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां साफ हो गई, बुरी हार हुई। चुनाव के बाद कांग्रेस अचानक सक्रिय हुई। सक्रिय होने के बाद कांग्रेस ने शुरू में नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं बढ़ाया। और चौथी बात ये, कांग्रेस खुद ही क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग को लेकर के बात करने लगी। लिहाजा कन्वीनर यानी कि संयोजक की भूमिका लगभग खत्म हो गई। जब बात ही आप कर लेंगे, कोई पेच नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई सवाल नहीं, तो फिर कन्वीनर काहे का? ऐसे में कन्वीनर की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। कहने के लिए कन्वीनर है, लेकिन आपकी भूमिका नहीं है। ये 4 कारण भी नीतीश कुमार के ऊपर वाली 4 बातों का आधार रहे, जो मैंने आपको पहले बताई। खिचड़ी पर नीतीश की बैकडोर एंट्री, लालू यादव का नाम संयोजक के लिए प्रपोज करना, खुद कन्वीनर बनने से इनकार करना, जेडीयू के अंदर बीजेपी को लेकर के जो माहौल बना हुआ है उसको भी समझना, ये सारी बातें बिहार की राजनीति में ऐसी हैं जो कुछ संकेत दे रही हैं। उन संकेतों को समझना ज़रूरी है और अगर आज ये संकेत समझ लिए जाते हैं तो आगे क्या हो सकता है, उन संभावनाओं को देख पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि राजनीति में कब क्या हो सकता है कहना बड़ा मुश्किल है। जीवन जितना निश्चित है उससे कहीं ज़्यादा राजनीति निश्चित होती है। बयान जो अभी दिए जाते हैं पलट करके वही बदल दिए जाते हैं। इसलिए सिर्फ राजनीति में जो कुछ भी चल रहा होता है आप उसको देखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर एक अनुमान लगाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। पिछले साल 10 दिसंबर को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर थे और उनकी जो बैठक होनी थी वो जो पूर्वी प्रदेश हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ थी। लेकिन इस बैठक में झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं आए। ममता बनर्जी नहीं पहुंची और हेमंत सोरेन भी नहीं आए। तेजस्वी की मौजूदगी की चर्चा कुछ ज़्यादा नहीं हुई। आप सही समझें तो वो बैठक नीतीश कुमार और अमित शाह की ही मानी गई। अब उस बैठक में क्या हुआ, उस ऑफिशियल मीटिंग के अलावा यह कोई नहीं जानता है। लेकिन अमित शाह अगर बिहार में नीतीश कुमार के साथ हैं और 2024 का चुनाव है, संभावना इस बात की हो सकती है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो इस तरफ भी कुछ इशारा हुआ होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इंडी गठबंधन के दूसरे राज्यों के तो केवल अधिकारी ही पहुंचे थे उस बैठक में। बैठक में अमित शाह के साथ सिर्फ नीतीश कुमार ही मौजूद थे और इसके मतलब अगर आप निकालते हैं तो वो बेमानी नहीं है। मसला इतना ही नहीं, अमित शाह के लौटते ही जेडीयू की बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें जेडीयू के सारे बड़े नेता इकट्ठा हुए। बैठक में क्या बात हुई यह तो साफ नहीं, लेकिन माना यही गया कि नीतीश कुमार का मूड एक बार फिर बदला बदला सा है। जैसा मैंने ऊपर कहा कि खिचड़ी पक रही है, पक्की क्या नहीं कहा जा सकता। अब सबकी निगाहें 27 जनवरी पर टिकी हैं। क्यों? इसलिए कि 27 जनवरी को बिहार में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वो पूर्वी चंपारण में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं।
वैसे तो ये भी सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने होंगे। पहले अमित शाह के साथ नीतीश कुमार, ठीक है कि वो सरकारी बैठक थी। अब आगे नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार होंगे और यह भी सरकारी है, मगर सरकारी बैठकों के जरिए गैर सरकारी फैसले लिए जा सकते हैं, खास करके राजनीति के, और वो भी तब जब देश का आम चुनाव बिल्कुल किनारे आकर के खड़ा है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, मैं आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फिर से वहां लौटता हूं। जितना कुछ मैंने कहा है उस तस्वीर से शुरू हुई है जो आज की है, और मैं फिर उसी तस्वीर पर आ रहा हूं ताकि मैंने जितना कुछ कहा है उसको एक बार फिर से आप समझें। ये बैकडोर से एंट्री लालू आवास में सारे घटनाक्रम के संकेत दे रही है। लालू यादव के परिवार के साथ हाल के कई दिनों में नीतीश कुमार की बातचीत बंद रही है, जो मैंने बात पहले कही थी। दोनों नेताओं में बातचीत करवाई गई तेजस्वी के पहल पर। वो गए, तेजस्वी गए, जाने के बाद बर्फ थोड़ी पिघली और नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। बिहार में खिचड़ी पक तो जरूर रही होगी, कब तक पककर तैयार होगी ये कहना जरा मुश्किल है। इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ इंडी गठबंधन के व्यवहार को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने पर जुटी हुई है। बड़ा मुद्दा क्यों? बयान को बहुत गौर से राजनीति में सुनना चाहिए, क्योंकि बयान से ही इशारे मिलते हैं और बयान में ही संभावनाएं होती हैं। बयान सूत्र वाक्य होते हैं आने वाली राजनीति के। सुनिए। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि इंडिया अलायंस में कोई संयोजक बनेगा या नहीं बनेगा। बिना नेता, बिना नेतृत्व, बिना नीति का ये गठबंधन है। इसके अंदर नेता अनेक हैं लेकिन नीति एक नहीं है। हर मीटिंग में एक दूसरे को मनाते हैं, कोई एक रूठ जाता है। नीतीश कुमार जी को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा के ये लोग बीजेपी से अलग किए थे कि उनको विपक्ष का चेहरा बनाएंगे, संयोजक बनाएंगे। अब संयोजक बनने के ऊपर भी जब नीतीश जी को पता लगा कि उसके ऊपर भी एक चेयरमैन बनाना चाहते हैं तो खुद ही वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन उनको खुलेआम तो ऑफर मिला भी नहीं है, वो किसी और का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई पद की लालसा नहीं है। अगर पद की लालसा नहीं है तो फिर बिहार में जो पोस्टर बना था कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, तो देश क्या देखेगा? देश तो यही देख रहा है कि इंडिया अलायंस के लोग आपस में उलझ रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। सुन रहे हैं ना? बात राजनीति में बिटवीन द लाइंस पड़ी जाती है और राजनीति में बात कहने का अपना तरीका होता है। इस तरीके को समझ जाएंगे तो राजनीति में जो कुछ होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। अब मैं उत्तर प्रदेश लेकर आप चलता हूँ। वहाँ भी एक खिचड़ी पकने वाली है। मायावती का जन्मदिन, और उन्होंने जन्मदिन पर एक बड़ा संकेत दिया। मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी खिचड़ी पक रही है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताने से पहले यह बताना चाहता हूं कि उनको बधाई किन किन लोगों ने दी। बहुत सारे लोगों ने दी राजनीति में, लेकिन जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका बधाई देना मायने रखता है, सियासी मायने रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश का दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के बड़े नेताओं में से, शीर्ष नेताओं में से एक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन बीजेपी के तमाम धुरंधर धाकड़ नेताओं ने मायावती को जन्मदिन पर बधाइयां दी। बीजेपी के इन बड़े नेताओं के पास बड़े बड़े ओहदे हैं, देश के भीतर भी, प्रदेश के भीतर भी, और ये लोग आगे बढ़ चढ़ कर मायावती को बधाई दे रहे हैं, तो इसके सियासी मायने काफ़ी अलग हो जाते हैं। यह मानने में गुरेज नहीं करना चाहिए।
खास करके तब जब मायावती ने आज एक बड़ा फैसला देश के सामने रखा। वो इंडी गठबंधन के साथ जा रही हैं या नहीं, यह लोग अटकल कर लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये जो बधाई संदेश थे बीजेपी के नेताओं के वो आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे ट्वीट करके मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना है। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ ने मायावती को बाकायदा फोन करके फिर से जन्मदिन की बधाई दी। इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो बात बहुत साफ हो गई। उन्होंने निशाने पर अखिलेश यादव को लिया। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ अखिलेश यादव को लिया, बीजेपी का भी नाम लिए बगैर बीजेपी के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा, लेकिन अखिलेश यादव टारगेट पर थे जिनके साथ उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके साथ 10 संसदीय सीटें उन्होंने जीती। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन आज वो ये कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी, साथ लड़ने पर उसको नुकसान होता है, जिसके साथ लड़ती है फायदा उनको हो जाता है। और यह कुछ दल जो हैं केंद्र में और प्रदेश में वो धर्म के नाम पर एक लड़ाई शुरू किए हुए हैं, समाज को बांटते हैं। जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, दरअसल रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार ना दे करके लोगों को राशन दे करके और उनको मोहताज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं उनको रोजगार में लेना चाहिए, उनको मोहताज नहीं होना चाहिए। ये मायावती है। अखिलेश पर जो उनके तेवर और बयान हैं वो बताते हैं कि बीजेपी से कहीं ज़्यादा वो अखिलेश को सबक सिखाने के लिए ही चुनाव में उतरने वाली हैं। अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। राजनीति में क्या कुछ होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारी कोशिश असल में यही होती है कि जो कहा जा रहा होता है और जो हो रहा होता है, दरअसल उसके पीछे जो नहीं कहा जा रहा है और नहीं होता हुआ से दिख रहा है, खबर वहाँ होती है और दरअसल वहीं सब कुछ हो रहा होता है। बिहार उत्तर प्रदेश में आगे जितनी भी चीज़ें होती रहेंगी, देश के बाकी हिस्सों में भी उनकी एक तस्वीर आपके सामने रखने की मैं कोशिश लगातार करता रहूँगा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।